हेलो फ्रेंड, आज हम लोग जो है सिंक्रोनस मशीन का यहाँ पे पार्ट नंबर 2 यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो पार्ट 1 जो है आपका अपलोड हो चुका है, प्लेलिस्ट में जाके इजीली आप चेकआउट कर लीजिएगा। जेबी गुप्ता करके प्लेलिस्ट होगा। और जिनको भी ये पूरा पार्ट देखना होगा, आगे का पूरा पार्ट अगर आप देखना चाहते हो तो बहुत ही छोटा अमाउंट जो है 1499, इंजीनियरिंग फील्ड में बहुत ही ज़्यादा कम अमाउंट है। इतना पेमेंट करके आज ईजिली जो है फ़ोन पे, गूगल पे या पेटीएम के थ्रू जो है आपको इस नंबर पे पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट और अपना नाम आपको सेंड करना होगा। तो फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम आपका यही नंबर है, व्हाट्सएप भी नंबर आपका यही है। इस पे जो है पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेजना होगा, आपको अपना नाम भेजना होगा। उसके बाद जो है आपका जेबी गुप्ता जो है आपका 1499 का है। यहाँ पे जो है जेबी गुप्ता में मैं नेक्स्ट लेवल यहाँ पे इंक्लूड किया हूँ। नेक्स्ट लेवल में क्या है कि जितने भी एक क्वेश्चन के अकॉर्डिंग और भी क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, मतलब लेटेस्ट पैटर्न पे जो एमसीक्यू बन सकता है, जो आपका टीसीएस ही अभी तक जो भी एग्ज़ाम हो रहा है और आने वाले टाइम में भी जो भी एग्ज़ाम होगा वो टीसीएस ही फॉलो करेगी। और जितने भी इसमें जाते हैं सब आईआईटी कैंडिडेट जाते हैं, जो आपका बीटेक एमटेक किए होते हैं, तो वो लोग भी जो है आपका जेबी गुप्ता आर के राजपूत से क्वेश्चन न बना के जो है इसी को बेस मान के अदर अकॉर्डिंग से यहाँ पे क्वेश्चन बनाया जाता है, जो आपका नेक्स्ट लेवल है। इसमें काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। ठीक है, वीडियो की जो वैलिडिटी होगी, एक बार अगर आप कोर्स को परचेज करते हो तो इसकी वैलिडिटी लाइफ टाइम होगी। ठीक है, आप कभी भी देख सकते हो वीडियो, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ आपको एक ही बार पेमेंट परचेज करना है कोर्स को, और ये आपका है। तो और भी पेड कोर्स के रिगार्डिंग जो भी आपका डाउट होगा, ठीक है, तो मैंने एक वीडियो का लिंक नीचे दिया हुआ है, 17 मिनट का वीडियो है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन को ओपन करिएगा, वहाँ पे एक पेड कोर्स वीडियो लिंक होगा, उसको देखिएगा। 17 मिनट का लिंक वीडियो है, उसमें आपके जितने भी डाउट होंगे वो सभी के सभी क्लियर हो जाएगा कि पेड कोर्स में वीडियो कैसे मिलेगा, क्या चीज़ है, क्या चीज़ नहीं है। ठीक है, एवरीथिंग आपको वहाँ पे क्लियर हो जाएगा। अगर आपके माइंड में जो भी क्वेश्चन आ रहा है और उस वीडियो में नहीं है, 17 मिनट के वीडियो में अगर आपका प्रॉब्लम नहीं है उसमें, तो आप इजीली कॉल करके एडवांस या फिर आपके मन में जो भी क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हो। ठीक है, तो बस पेड कोर्स के ही रिगार्डिंग आप कॉल करिएगा, बाकी अदर किसी के लिए नहीं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। 8 तक क्वेश्चन हो गया था। 9वें क्वेश्चन में यहाँ पे देखिए दिया गया है 4 इंपॉर्टेंट पैरामीटर आपका यहाँ पे अल्टरनेटर का यहाँ पे दिया गया है। और यहाँ पे अगर हम लोग लार्जर या स्मॉलर वैल्यू कुछ यहाँ पे दी गई है। ठीक है, ये आपके 4 पैरामीटर हैं। ये पहला पैरामीटर है, ये पहला पैरामीटर है, और ये आपका दूसरा पैरामीटर, ये तीसरा, और ये आपका चौथा। 4 पैरामीटर दिए गए हैं। ठीक है, कोई वैल्यू लार्ज है, कोई वैल्यू स्मॉलर है, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ अल्टरनेटर। हम किस टाइप का अल्टरनेटर बना रहे हैं उस हिसाब से हमें यहाँ पे कुछ पैरामीटर दिए हैं। तो यहाँ पे हम साइलेंट और नॉन साइलेंट दो ही टाइप के रोटर कंडक्शन यूज करते हैं। हमारा स्टेटर तो आपका सेम ही होता है, जो मतलब जो आर्मेचर होता है। ठीक है, इन कंपेरिजन टू स्टीम टरबाइन ड्रिवेन अल्टरनेटर, हमें यहाँ पे कंपैरिजन करना है किससे? स्टीम टरबाइन ड्रिवेन अल्टरनेटर से कंपैरिजन करना है। किसका कंपैरिजन करना है हमें? हाइड्रोलिक ड्रिवेन मशीन का। तो हाइड्रोलिक ड्रिवेन मशीन में हमने बताया था अभी पीछे कि यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन यूज होता है वो आपका सैलिएंट पोल कंस्ट्रक्शन यूज होता है। और सैलिएंट पोल कंस्ट्रक्शन में बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको लिखवाया था पार्ट 1 में, तो वो चीज़ें अब यहाँ पे आपको नहीं बताया जाएगा, बिकॉज टाइम लैग होगा। ठीक है, तो साइलेंट पोल वाले में क्या होता है कि इसकी जो स्पीड होती है वो आपके काफ़ी ज़्यादा कम होती है। नंबर ऑफ पोल ज़्यादा, उससे नंबर ऑफ पोल जो होता है वो आपका ज़्यादा होता है, एक्सियल लेंथ कम होता है, डाया ज़्यादा होता है ना। ये सब का पूरा एकदम डिटेल में आपको बताया गया है पार्ट 1 में, जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं, नहीं पूरा का डिटेल है। तो यहाँ पे चलो हमें कंपेरिजन कर लेते हैं। स्टीम टरबाइन ड्रिवेन अल्टरनेटर से हमें कंपेरिजन करना है, यानी कंपेरिजन करके टोटल हमें किसके रिस्पेक्ट में आंसर देना है? हमें हाइड्रोलिक ड्रिवेन मशीन के बारे में। तो हाइड्रोलिक ड्रिवेन मशीन में जो नंबर ऑफ आर्मेचर कंडक्टर होगा क्या होगा? तो देखो यहाँ सिंपल सी मैंने बात बताया था कि यहाँ पे जो साइलेंट, यहाँ पे जो फील्ड होता है, जो रोटर का फील्ड होता है साइलेंट वाले में काफ़ी हल्का होता है ना, और इसे हम काफ़ी ज़्यादा हल्का होता है, और इजीली उसे काफ़ी ज़्यादा हल्का होने की वजह से प्राइम मूवर के थ्रू हम क्या कर सकते हैं? काफ़ी ज़्यादा स्पीड में उसे मूव करा सकते हैं। थोड़ा सा ये मिटा रहा हूँ मैं, ठीक है, जस्ट 1 सेकेंड। उसे काफ़ी ज़्यादा हम स्पीड में क्या करा सकते हैं? मूव करा सकते हैं ना। तो EMF का जो होता है आपका P5ZN 60/A से मैंने बताया था आपको कि जब आप स्पीड ज़्यादा रख लोगे तो ये हमारा EMF इंड्यूस क्या होगा? काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। और एक चीज़ आपको पता है, हाइड्रोलिक में जो साइलेंट टाइप का कंस्ट्रक्शन हम यूज़ करते हैं, यहाँ पे जो नंबर ऑफ पोल होता है ना वो काफ़ी ज़्यादा होता है। तो नंबर ऑफ पोल ज़्यादा होने की वजह से, ठीक है, नंबर ऑफ पोल ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पे जैसे नंबर ऑफ पोल ज़्यादा होता है, मैं अभी यहाँ पे 4 ही पोल को बस दिखा रहा हूँ आपका।
तो नंबर ऑफ पोल ज़्यादा होगा तो ये मान लो नॉर्थ है, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, नॉर्थ पोल, साउथ पोल। तो जितना ज़्यादा पोल होगा उसके वजह P/5 जो फ्लक्स लिंकेज होगा वो काफ़ी ज़्यादा होगा, ठीक है। क्योंकि जब नंबर ऑफ पोल भी ज़्यादा होगा तो EMF इंड्यूस भी तो ज़्यादा होगा ना, ठीक है। पोल जितना बढ़ाओगे उतना EMF इंड्यूस भी होगा, बिकॉज पोल से हर एक पोल में क्या होगा, खुद का आपका इसका फ्लक्स होगा, इसका भी कुछ ना कुछ फ्लक्स होगा, तो रिजल्टेंट जो फ्लक्स होगा वो काफ़ी ज़्यादा होगा। और रिजल्टेंट फ्लक्स ज़्यादा होने की वजह से L/dt से जितना ज़्यादा फ्लक्स होगा, यानी उसका जितना ही ज़्यादा रेट ऑफ चेंज होगा उतना ही ज़्यादा हमारा EMF इंड्यूस होगा, मीन ज़्यादा से ज़्यादा हमारा क्या होगा, करंट भी फ्लो होगा, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ पोल के वजह से यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट वाइंडिंग का जो होगा वो काफ़ी ज़्यादा होगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पे जो नंबर ऑफ आर्मेचर करंट की जो रिक्वायरमेंट होगी वो कितना होगी, लार्जर होगी, क्योंकि नंबर ऑफ पोल ज़्यादा होने की वजह से स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, जिसकी वजह से लिंकेज फ्लक्स ज़्यादा होने की वजह से फैराडे लॉ ऑफ मैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की वजह से जो हमारा EMF इंड्यूस ज़्यादा होगा ना, तो नंबर ऑफ आर्मेचर कंडक्टर यहाँ पे क्या होगा, आपका लार्जर होगा। वैसे तो यहाँ पे इसका आंसर बी है, लेकिन यहाँ पे इसका लार्जर होगा। एक्सियल लेंथ जो होगा इसका कितना होगा, एक्सियल लेंथ मैंने बताया था कि आपको जो इसका डाया होगा वो ज़्यादा होगा और एक्सियल लेंथ क्या होगा आपका कम होगा। जो हाइड्रोलिक ड्रिवन मशीन होती है ये आपका साइलेंट रोटर कंडक्शन यूज़ करते हैं, तो डाया ज़्यादा होगा, एक्सियल लेंथ आपका क्या होगा, कम होगा। तो एक्सियल लेंथ के बारे में यहाँ पे पूछा गया है, तो एक्सियल लेंथ क्या होगा आपका, कम होगा ना। नंबर ऑफ पोल आपको पता ही है कि नंबर ऑफ पोल कितना होगा आपका, ज़्यादा होगा। ऑपरेटिंग स्पीड क्या होगा इसका, कम होगा, क्योंकि नंबर ऑफ पोल क्या होते हैं यहाँ पे NS बराबर 120 या अपन P से जब देखिएगा तो यहाँ पे जो NS होता है वो आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है हमारा पोल के। तो यहाँ पे पोल जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है ना, 12 से 120 तक होता है पोल। तो इसमें नंबर ऑफ पोल ज़्यादा होने की वजह से इसकी जो स्पीड होगी वो काफ़ी कम हो जाएगी ना। तो यहाँ पे कंपेरिजन हमें करना था, तो बी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। बाकी मैंने इसके अकॉर्डिंग बहुत सारे क्वेश्चन बनाए हैं साइलेंट नॉन साइलेंट से, पार्ट फर्स्ट आप देखिएगा तो उसमें पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और पूरा आगे का पार्ट अगर आपको देखना है पूरा अल्टरनेटर, तो आगे का पार्ट भी जो है आपके उसके लिए पेड करना होगा, इसलिए आपको पूरा मिल जाएगा, ठीक है। तो इसमें आपका ये सब डाउट मत रखिएगा। आर्मेचर ये क्या बोलते हैं, आर्मेचर रिएक्शन, पावर फैक्टर लैग क्यों करता है, ओवर एक्साइटेशन, मतलब बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी ना, वो सब सेपरेट वीडियो में बना के पूरा आपको एकदम एक चीज़ बताया गया है कैसे क्या चीज़ें हैं, ठीक है। तो 9 का बी हो जाएगा। चलो आगे चलते हैं हम लोग यहाँ पे अगले क्वेश्चन में। यहाँ पे देखिए दिया गया है जसवंत से कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं और इसमें से कौन कौन स्टेटमेंट आपके सही हैं ये चीज़ हमें यहाँ पे बताना है। तो चलिए देखते हैं हमें कौन कौन से यहाँ पे स्टेटमेंट आपका सही है। पहला जो स्टेटमेंट है आपका दिया गया है, जो साइलेंट पोल का जो अल्टरनेटर होता है, यहाँ पे बोला जा रहा है इसका जो डायमीटर होता है वो स्मॉल होता है और एक्सियल लेंथ क्या होता है आपका लार्ज होता है। तो ये चीज़ आपका गलत है, ठीक है। यहाँ पे साइलेंट पोल का जो एक्सियल लेंथ होता है वो आपका कम और डायमीटर जो होता है वो ज़्यादा होता है ना, तो ये आपका गलत है। दूसरा यहाँ पे दिया गया जो सिलेंड्रिकल टाइप का रोटर हम यूज़ करते हैं अल्टरनेटर में, उसमें जो होता है वाइंडिंग हम डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग नॉर्मली यूज़ करते हैं ना। तो देखो हमारे पास जो वाइंडिंग होती है, दो टाइप की वाइंडिंग हम यहाँ पे मेनली यूज़ करते हैं। पहला यूज़ होता है हमारा कॉन्सेंट्रेटेड वाइंडिंग, ठीक है, कॉन्सेंट्रेटेड वाइंडिंग यूज़ होता है और कॉन्सेंट्रेटेड वाइंडिंग यूज़ होता है और दूसरा आपका यूज़ होता है आपका डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग। यहाँ से भी क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं आपके। चलो यहाँ पे भी हम लोग देख लेते हैं क्या क्या बन सकते हैं क्वेश्चन। डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग, कॉन्सेंट्रेटेड वाइंडिंग में होता क्या है कि सिंपली एक हम जो स्टेटर होता है उसमें हम एक नॉर्मली एक स्लॉट पर पोल के हिसाब से डिज़ाइन कर लेते हैं और उसी में पूरा का पूरा जो कॉइल है होता है उसी में हम लोग क्या कर लेते हैं, प्लेस कर लेते हैं, ठीक है। तो ये कॉन्सेंट्रेटिव वाइंडिंग होता है, जिसमें ये नॉर्मली जो होता है सिंगल फेज के अल्टरनेटर के लिए ज़्यादा यूज़ होता है ना, 3 फेज के लिए हम यहाँ पे यूज़ नहीं करते हैं। क्योंकि इसमें होता क्या है कि इसमें जो इसका जो पोल होता है ना, इसका जो पोल और इसका जो स्लॉट होता है वो इक्वल होता है कॉन्सेंट्रेटिव वाइंडिंग के लिए, ठीक है। यानी इस मशीन में जो होता है इस टाइप की, मतलब जो भी हम मशीन डिज़ाइन करेंगे अगर उसमें कॉन्सेंट्रेटिव वाइंडिंग यूज़ किया गया है तो इसमें जो पोल होता है ना वो खांचों की संख्या, मतलब स्लॉट की संख्या के बराबर होता है, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन बन सकता है ना, पोल और स्लॉट यहाँ पे इक्वल होता है, यानी एक ही स्लॉट होता है एक ही पोल के हिसाब से उसी में पूरी की पूरी वाइंडिंग जो होती है हम प्लेस कर देते हैं ना, जिसकी वजह से यहाँ पे होता क्या है, EMF तो काफ़ी अच्छा मिल जाता है, बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ पे EMF मिल जाता है, लेकिन जो हमारा जो वेवफॉर्म होता है ना वो प्योर साइनोसोडल नहीं होता है, ये थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत होता है ना। तो लिख लीजिएगा यहाँ पे नॉट प्योर साइनोसोडल, नॉन प्योर साइनोसोडल वेव,
मतलब यहाँ पे जो आपका जो वेवफॉर्म होता है वो पूरा का पूरा हार्मोनिक्स कुछ ना कुछ आ जाता है, ठीक है। तो हमें ये तो चाहिए नहीं भाई, हमें यहाँ पे जो है ये कंसंट्रेटिव वाइंडिंग में ईएमएफ तो ज़्यादा इंड्यूस होता है, लेकिन यहाँ पे जो है ये नॉट प्योर साइनोसॉइडल वेवफॉर्म का होता है, ठीक है। तो इसलिए हम इसका यूज़ नॉर्मली नहीं करते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे वेवफॉर्म ज़्यादा चाहिए, ठीक है। क्योंकि सिंक्रोनस मशीन है आपका यहाँ पे, तो हार्मोनिक्स होने की वजह से आई थिंक आपको पता ही होगा कि एनएस बराबर फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है ना। तो कहीं ना कहीं वेवफॉर्म अगर डिस्ट्रैक्ट होगा तो स्पीड भी क्या होगा आपका अनसिंक्रोनाइज हो सकता है, सिंक्रोनाइज करंट, सिंक्रोनाइज पावर आ सकता है, जिसकी वजह से स्टेबिलिटी पे इफेक्ट होगा। तो ये सारी चीज़ें डिस्टर्ब करेंगी हमें, ठीक है। तो ये चीज़ है, इसका एमएफ इंड्यूस ज़्यादा होता है। और ये जो कंसंट्रेटिव वाइंडिंग होता है आपका कई टाइप के होता है, जैसे लैब वाइंडिंग होता है आपका, वेव वाइंडिंग होता है, उसके बाद हेमीट्रोपिक वाइंडिंग होता है, ठीक है। हेमीट्रोपिक वाइंडिंग होता है, और एक होता है आपका वोल क्वाइल्ड वाइंडिंग होता है, ठीक है। वोल्ट क्वाइल वाइंडिंग होता है। तो ये 4 टाइप की होती हैं। तो नॉर्मली हम इसका यूज़ नहीं करते हैं ना। सबसे ज़्यादा हम यूज़ करते हैं 3 फेज़ के लिए डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग। डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग में क्या होता है ना कि यहाँ पे जो होता है इसके मतलब एक स्लॉट होता है, इसमें कई सारे मतलब एक कोर होता है, उसमें बहुत सारे स्लॉट काट दिए जाते हैं ना। देखो ये अभी देखो फिगर मायने नहीं रखता है, बस आपको समझना है, कई सारे स्लॉट काट दिए जाते हैं और हर एक स्लॉट में अलग अलग यहाँ पे वाइंडिंग प्लेस कर दी जाती है ना। जिसके इसके मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग में क्या होता है ना कि बहुत सारे अलग अलग स्लॉट काट के उसमें वाइंडिंग प्लेस कर देते हैं, जिसकी वजह से पूरा का पूरा जो सरफेस होता है ना, हर जगह स्लॉट कट के हर जगह वाइंडिंग हम लोग प्लेस कर लेते हैं, जिसकी वजह से पूरा का पूरा जो आपका ये कोर का मटेरियल है या फिर एरिया बोल सकते हो, ये पूरा का पूरा यूटिलाइज होता है ना। तो ये सबसे बड़ा यहाँ पे इसका बेनिफिट होता है। और इसमें जो होता है ना, इसमें जो पोल होते हैं, इसमें देखो पोल और स्लॉट क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, लेकिन इसमें जो पोल होते हैं और स्लॉट होते हैं वो आपके मल्टीपल टाइप में होते हैं। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन बन सकता है आपका यहाँ से, मल्टीपल, ठीक है, मल्टीपल टाइप होते हैं, पोल और स्लॉट होते हैं ना। तो कंसंट्रेटिंग वाइंडिंग में जो होता है आपका जो खांचों की संख्या होती है या फिर खांचों की जो संख्या होती है यानी स्लॉट, वो जो है चुंबकीय ध्रुव के संख्या के बराबर होती है। जबकि डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग में क्या होता है, यहाँ पे जो खांचों की संख्या होती है ना, वो आपका पोल के मल्टीपल फॉर्म में होने की होती है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे देखो क्या क्या यहाँ पे एडवांटेज मिलता है हमें डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग से। डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग में जो होता है हमें प्योर साइनोसोडल मिलता है। पहला यहाँ पे एडवांटेज को थोड़ा सा कलर बदल लिया जाए पहले। यहाँ पे जो है प्योर साइनोसोडल मिलता है हमें, प्योर वेवफॉर्म मिलता है, ये भी लिख लो, ठीक है। जो ईएमएफ जनरेट होता है, देखो ईएमएफ तो कम इसमें जनरेट होगा। डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग में क्या होता है, हमारा जो ईएमएफ होता है वो कम हो जाता है ना। प्योर साइनोसोडल मिलता है लेकिन यहाँ पे ईएमएफ कम इंड्यूस होता है। इसमें क्या था कि पर पोल के हिसाब से बहुत सारे वाइंडिंग हम लोगों ने प्लेस कर दिया था, जिसकी वजह से इसकी स्ट्रेंथ क्या थी, ज़्यादा होती ना, इस वजह से यहाँ पे ईएमएफ पूरा पूरा मिल जा रहा था। लेकिन यहाँ पे कई सारे हम लोगों ने क्या किया है, कई सारी वाइंडिंग अलग अलग स्लॉट में प्लेस कर दिया है और इसके बीच का कुछ कुछ एंगल हम लोग रखते हैं, बीटा शॉर्ट कर दिया जाता है। तो यहाँ पे जो रिजल्टेंट ईएमएफ होता है वो आपका कम मिलता है, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो यहाँ पे प्योर साइनोसोडल हमें मिलता है, पहला यहाँ पे एडवांटेज निकल के आता है। और डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग यूज़ करने से जो हमारा सबसे बड़ा बेनिफिट होता है, यहाँ पे एक होता है लीकेज रिएक्टेंस होता है, ठीक है। एक आर्मेचर का रिएक्टेंस होता है और एक आर्मेचर रिएक्शन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आर्मेचर रिएक्शन और एक आर्मेचर का लीकेज रिएक्टेंस, ठीक है। तो दोनों कम हो जाता है भाई, एक चीज़ को ध्यान दीजिएगा, दोनों कम हो जाता है आपका, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग यूज़ करने से जो आर्मेचर का जो रिएक्टेंस होता है वो आपका कम हो जाता है, ठीक है। आर्मेचर का रिएक्टेंस कम हो जाता है और आपका आर्मेचर रिएक्शन भी कम हो जाता है, ठीक है। आर्मेचर रिएक्शन और आर्मेचर रिएक्टेंस दोनों कम हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा सिंक्रोनस रिएक्टेंस क्या हो जाता है, कम हो जाता है ना। तो सिंक्रोनस रिएक्टेंस जब कम हो जाएगा तो ईजिली हम बोल सकते हैं कि हमारा शॉर्ट सर्किट रेशियो जो होगा वो क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा ना। तो शॉर्ट सर्किट रेशियो अगर देखो ज़्यादा हो जाएगा तो उस कंडीशन में देखो शॉर्ट सर्किट रेशियो में होता क्या है, इजिली हम अल्टरनेटर के 3 फेज इसकी वाइंडिंग मतलब आर्मेचर के 3 फेज को शॉर्ट करके हम इसको प्राइम मूवर के थ्रू घुमाते हैं, ठीक है। जिसकी वजह से होता क्या है कि वहाँ पे रिएक्टेंस काफ़ी ज़्यादा होता है ना, रेजिस्टेंस से अगर कंपेरिजन कर लो तो रिएक्टेंस काफ़ी ज़्यादा होता है, 100 गुना ज़्यादा होता है,
जिसकी वजह से क्या होता है कि रिएक्टेंस ज़्यादा होने की वजह से लैगिंग टाइप का बिहेवियर होता है आपका। तो यहाँ पे लैगिंग टाइप का बिहेवियर होने का मतलब जो आर्मेचर रिएक्शन होता है अल्टरनेटर में, वो डीमैग्नेटाइजिंग टाइप का होगा, क्योंकि लैगिंग में क्या होता है आपका डीमैग्नेटाइजिंग टाइप का आर्मेचर रिएक्शन होता है। तो डीमैग्नेटाइजिंग में जो रिजल्टेंट फ्लक्स होता है ना, वो पूरा का पूरा कम हो जाता है। अब रिजल्टेंट जब फ्लक्स कम हो जाएगा तो जो मटेरियल्स होगा उसे सेचुरेट होने के लिए पूरा का पूरा फ्लक्स तो मिलेगा नहीं, तो वो सेचुरेट नहीं हो पाएगा ना। इसलिए शॉर्ट सर्किट रेशियो जो होता है ना, हाँ, इसका जो ग्राफ होता है वो लीनियर जाता है आपका इसका, ठीक है। तो शॉर्ट सर्किट रेशियो बढ़ जाएगा भाई, ठीक है। शॉर्ट सर्किट रेशियो बढ़ जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, स्टेबिलिटी बढ़ जाएगा। स्टेबिलिटी बढ़ जाएगा, उसके बाद जो वोल्टेज रेगुलेशन होगा वो कम से कम, वेरिएशन बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएगा। तो बहुत सारे मतलब एडवांटेज आ जाएंगे, आपका शॉर्ट सर्किट बढ़ जाएगा, ठीक है। और एक पावर भी आपका बढ़ जाएगा ना। यहाँ से आप देख सकते हो, ये फार्मूला आपने पढ़ा होगा, साइन, ये एंगल होता है लोड एंगल। यहाँ पे सिंक्रोनस रिएक्टेंस जब आप कम हो जाएगा तो जो पावर होगा हमें क्या मिलेगा, मैक्सिमम मिलेगा। तो ये सबसे बड़ा यहाँ पे जो है बेनिफिट हो जाता है, ठीक है। और इसका डिस्ट्रीब्यूटर वाइंडिंग में देखो, यहाँ पे बहुत सारे स्लॉट यूज़ करके हमने अलग अलग कॉइल यहाँ पे यूज़ किया है। तो इसमें जो हीट होता है ना, वो आपका क्या हो जाएगा, जो हीट प्रोड्यूस होगा वो पूरा का पूरा इसमें यूनिफॉर्म हीट प्रोड्यूस होगा ना, जिसकी वजह से हम कूलिंग भी क्या कर सकते हैं, यूनिफॉर्म कर सकते हैं। जब कोई भी चीज़ यूनिफॉर्म होगी तो उसकी कैपेबिलिटी क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिक इंक्रीज हो जाएगी। तो ये एक चीज़ ये होता है भाई, ठीक है। इसके बाद दो ही डिसएडवांटेज आते हैं आपके, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग में बस जो होता है ना, ईएमएफ एक तो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, बहुत ज़्यादा नहीं मतलब कम हो जाता है, और इसकी वाइंडिंग को बनाने में या प्लेस करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। बस यही दो डिसएडवांटेज है आपके डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग में ना, लेकिन एडवांटेज इसके बहुत सारे हैं आपके, ठीक है। तो ये कॉन्सेंट्रेटिंग और डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग का थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंस जानना था, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं आई थिंक। तो देखो ये वाला तो सही है ना, सिलिंड्रिकल रोटर अल्टरनेटर जो होता है हम डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग ही यूज़ करते हैं, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग का बहुत सारे एडवांटेज होते हैं ना। ये मेनली सिलिंड्रिकल टाइप का जो रोटर होता है उसको मेनली हम डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग के लिए मेनली डिज़ाइन करते हैं ना। पहला ये दूसरा वाला जो ऑप्शन है वो सही होगा। ये देखो दिया गया है कि जो सिलिंड्रिकल टाइप का अल्टरनेटर होता है ये लार्ज नंबर ऑफ पोल होता है, ये गलत है ना। इसमें जो नंबर ऑफ पोल होता है वो आपका कम होता है, पोल कम होने की वजह से इसकी स्पीड क्या होती है, ज़्यादा होती है ना। सिलिंड्रिकल टाइप रोटर जो होता है आपका स्टीम पावर प्लांट के लिए यूज़ करते हैं या फिर थर्मल के लिए, इसकी स्पीड ज़्यादा होती है और इसका जो डाया होता है वो कम होता है, और एक्सियल लेंथ क्या होता है आपका ज़्यादा होता है, नंबर ऑफ पोल कम होता है ना। तो ये वाला ऑप्शन गलत है, तीसरा गलत है, दूसरा सही है। चौथा देख लो, साइलेंट पोल अल्टरनेटर जो है रन एट द स्पीड स्लोअर देन द स्लिप, ये सही है भाई, ठीक है। साइलेंट पोल में जो नंबर ऑफ पोल होते हैं वो ज़्यादा होने की वजह से इसकी स्पीड क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है। तो ये चीज़ आपका स्टेटमेंट सही है। दूसरा और चौथा यहाँ पे स्टेटमेंट आपका क्या है, सही है, दूसरा और चौथा, ठीक है। तो ये चीज़ है। चलो आगे इसको मिटाते हैं, आगे हम लोग चलते हैं। अभी फिलहाल इसको नोट डाउन करते रहिएगा, ठीक है। चलो 11 वाले क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। अगले यहाँ पे क्वेश्चन में देखिए दिया गया है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द सिंक्रोनस जनरेटर यूज इन थर्मल पावर स्टेशन। यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट हमें यहाँ पे देखो 5 स्टेटमेंट दिया है, यहाँ पे करेक्ट हमें बताना है। अल्टरनेटर अगर यहाँ पे हम थर्मल पावर स्टेशन में यूज़ करें ना, तो थर्मल पावर प्लांट या यहाँ पे यूज़ करने के लिए हमें पता है कि हम कौन सा कंस्ट्रक्शन यूज़ करेंगे, नॉन साइलेंट यूज़ करेंगे ना। मैंने बताया भी था थर्मल के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, नॉन साइलेंट या सिलिंड्रिकल टाइप रोटर का कंस्ट्रक्शन हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे देखो सिलिंड्रिकल रोटर यूज़ करेंगे, आपका पहला ऑप्शन सही है, ठीक है। सिलिंड्रिकल रोटर यूज़ करेंगे, और जस्ट 1 सेकेंड, स्लिप रिंग और ब्रशेस भी चाहिए भाई, ठीक है। कम से कम 2 स्लिप रिंग और ब्रशेस तो चाहिए आपका, क्योंकि हम रोटेटिंग फील्ड टाइप को बनाते हैं ना। आर्मेचर को रोटेट बनाएंगे तो फिर तो स्लिप रिंग और ब्रशेस काफ़ी रिक्वायरमेंट हो जाएगी। तो आपका यहाँ पे जो होगा स्लिप रिंग और ब्रशेस भी चाहिए। तो नॉन साइलेंट वाला जो कॉन्सेप्ट है या फिर जो सिलेंड्रिकल है, इसमें मैंने बताया भी था आपको कि इसका एक्सियल लेंथ ज़्यादा होता है और डायमीटर कम होता है ना। इसकी स्पीड क्या होती है, काफ़ी ज़्यादा होती है, नंबर ऑफ पोल कम होता है। ये सारी चीज़ें मैंने बहुत ही अच्छे में बताया हुआ है फर्स्ट वाले पार्ट में। अब यहाँ पे देखो लेमिनेटेड रोटर को हम यहाँ पे लेमिनेटेड करते हैं, क्या गलत है बात है। यहाँ पे कोई यूएमएफ विंडोज तो होता नहीं है, तो हम लेमिनेटेड क्यों करेंगे। लेमिनेटेड का मेनली पर्पस होता है एडी करंट लॉसेस को कम करना। एडी करंट लॉस जो होता है एक तरीके का सर्कुलेटिंग करंट होता है, किसी भी मटेरियल्स में आपका फ्लो होता है, ठीक है। तो सर्कुलेटिंग करंट को ही कम करने के लिए हम यहाँ पे लेमिनेटेड कर देते हैं, मतलब बहुत सारे पार्ट में इसे काट देते हैं, जिसके कारण इसकी जो सर्कल वाली जो करंट है ना, ये पूरा अपना पाथ कंप्लीट ही नहीं कर पाएगी ना।
तो लेमिनेटेड रोटर, रोटर में तो भाई कोई एमएफ इंड्यूस होता नहीं है, तो हम यहाँ पे लेमिनेटेड कहाँ करेंगे, नहीं करेंगे ना। ये तीसरा वाला ऑप्शन जो है वो आपका गलत है। स्टेटर का जो स्लॉट होता है ना, इन्हें मल्टीपल ऑफ 6 होता है, ये सही है। देखो यहाँ पे जो है सिलिंड्रिकल टाइप में हमें पता है कि नॉन साइलेंट यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड टाइप वाइंडिंग जो यूज़ करते हैं, मेनली सिलिंड्रिकल के लिए जो है डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग ज़्यादातर प्रेफरेंस दिया जाता है, और उसमें कई सारे स्लॉट बना के कई सारे वाइंडिंग मतलब कॉइल को प्लेस कर देते हैं, ठीक है। तो इसमें होता क्या है कि इसमें बहुत सारे जो स्लॉट होते हैं, सपोज दैट यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको शॉर्ट पिच करने में थोड़ा सा आसानी हो जाता है आपका, ठीक है। तो ये थोड़ा सा है। तो स्टेटर का जो स्लॉट होता है मल्टीपल ऑफ 6 होता है, ये लार्ज साइज के अल्टरनेटर के लिए होता है, ठीक है। ये लार्ज मशीन के लिए हम होता है, इसको ध्यान रखिएगा। जो स्टेटर का जो स्लॉट होता है हम बनाते हैं, ये आपका 6 होगा, ठीक है। 5 या 5 से नहीं 6 से ज़्यादा किसके लिए होगा, लार्ज साइज की मशीन के लिए, लार्ज मशीन के लिए ये होता है आपका। और अगर हम बात कर रहे हैं स्मॉल साइज मशीन के लिए, तो स्मॉलर साइज मशीन के लिए जो होगा ये आपका कितना होगा, स्टेटर का जो स्लॉट होगा वो कितना होगा आपका 3 से लेके 4 होगा, ठीक है। 3 से 4 जो होगा वो स्मॉलर साइज मशीन के लिए होगा, स्टेटर का जो स्लॉट होगा। लेकिन अगर वही लार्ज साइज का मशीन अगर आप डिज़ाइन कर रहे हो, तो उस कंडीशन में जो स्टेटर का स्लॉट होगा वो मल्टीपल आप कितना होगा, 6 या 6 से ज़्यादा होगा आपका, ठीक है। तो ये चीज़ है। अगला यहाँ ये मतलब ये वाला ऑप्शन सही है। और 3 फेज स्टेटर कनेक्टेड वाइंडिंग, स्टेटर कनेक्टेड वाइंडिंग ये भी सही है। 3 फेज स्टेटर की जो वाइंडिंग होती है वो 3 फेज में ही कनेक्टेड करते हैं, यानी यहाँ पे पहला दूसरा 4, ठीक है। ये डी वाला ऑप्शन जो होगा यहाँ पे आपका क्या होगा, सही होगा, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग ही ज़्यादातर करते हैं, जो आपका 3 फेज स्टेटर जो होता है वो कनेक्टेड होता है, ये चीज़ है। बाकी तो और यहाँ से कुछ नहीं बन सकता है। एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग होती है ना, यहाँ पे जो होता है आपका, यहाँ पे जो होता है आपका स्लॉट पर पोल पर फेज, ठीक है। जो स्लॉट होता है पर पोल पर फेज जो होता है, इसका जो रिजल्टेंट होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, जिससे हमारा जो ईएमएफ होता है मिलता है वो साइनोसोडल जनरेट, मतलब जो ईएमएफ इंड्यूस होता है वो प्योर साइनोसोडल वेव फॉर्म होता है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग में, ठीक है। यहाँ पे जो स्लॉट पर पोल पर फेज जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग की बात हो रही है, स्लॉट पर पोल पर फेज जो होता है काफ़ी ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से जो हमारा ईएमएफ जनरेट होता है वो आपका प्योर साइनोसोडल वेव फॉर्म होता है। तो बाकी ये हो गया, बाकी आपका स्टेटर का स्लॉट हो गया, और बाकी तो बहुत सारी चीज़ें मैंने आगे पीछे बताया हुआ है, तो ये हो गया। चलो 12 वाले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, ठीक है। तो इसको कर लीजिएगा। तो 12 वाले क्वेश्चन में यहाँ पे देखो दिया गया है, कंपेयर टू द, अगर हमें यहाँ पे जो है कंपेयर करना है साइलिएंट पोल हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेटर, ये जो है आपका साइलिएंट पोल का जो हाइड्रो पावर प्लांट में हम साइलिएंट टाइप का ही कंस्ट्रक्शन यूज़ करते हैं, तो इसी से कंपेरिजन करना है हमें। किसका कंपेरिजन करना है, द स्टीम एंड गैस टरबाइन जनरेटर हैव अ सिलिंड्रिकल रोटर। तो स्टीम और गैस टरबाइन में हम नॉर्मली सिलिंड्रिकल टाइप रोटर यूज़ करते हैं, जिसका एक्सियल लेंथ काफ़ी ज़्यादा होता है और डायमीटर कम होता है ना, तो इसकी स्पीड क्या होती है, काफ़ी ज़्यादा होती है। तो इसका स्पीड ज़्यादा होने की वजह से 3000 पे यूज़ करते हैं। तो हम एक होता है हमारा टर्बो अल्टरनेटर होता है जो 3000 आरपीएम तक हम यूज़ करते हैं। तो कोई भी पार्ट अगर काफ़ी ज़्यादा मूवेबल होगा, मतलब बहुत ज़्यादा उसकी स्पीड ज़्यादा होगी, तो उसमें जो सेंट्रीफ्यूगल स्ट्रेस जो होगा वो भी काफ़ी ज़्यादा होगा, ठीक है। क्योंकि इंडक्टिव कैपेसिटिव या फिर रेजिस्टिव जो भी लोड आप डालोगे उस वजह से आर्मेचर रिएक्शन वैरी होगा ना, तो इसकी वजह से जो रोटर का जो अपने एक्सिस पे थोड़ा सा यहाँ पे डिस्टर्बेंस होता है, जो हंटिंग का इफेक्ट आता है हमारा, ठीक है। तो उस कंडीशन में जो हमारा जो स्ट्रेस होगा, जो भी लोड का स्ट्रेस होगा, वो कहीं ना कहीं इससे इफेक्ट होगा, ठीक है, स्टेबिलिटी पे भी इफेक्ट पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या होता है ना कि अगर हमारे पास अगर पेरिफेरिकल स्पीड जो होता है टर्बो अल्टरनेटर की, आपको पता है कि काफ़ी ज़्यादा होता है, 3000 आरपीएम होता है। तो देखो कोई भी रोटेटिंग पार्ट में जो अगर उसकी पेरिफेरिकल स्पीड काफ़ी ज़्यादा होगी ना, तो स्ट्रेस ज़्यादा होगा, ठीक है। यानी हाई मैकेनिकल स्ट्रेस क्या होगा, काफ़ी ज़्यादा होगा। तो उसको हाई मैकेनिकल स्ट्रेस बनाने के लिए हमें वैसा मटेरियल भी चाहिए। तो वैसा मटेरियल हम टर्बो अल्टरनेटर के लिए क्या यूज़ करते हैं, फॉरगेट स्टील का हम यूज़ करते हैं ना, ठीक है। तो लार्ज टर्बो जनरेटर के लिए जो हम रोटर डिज़ाइन करते हैं वो कैसा डिज़ाइन करते हैं हम लोग, फॉरगेट स्टील का, क्योंकि इसकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा होती है ना, जिससे स्ट्रेस काफ़ी ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं। तो यही है आपका प्रोवाइडिंग द हाई मैकेनिकल स्ट्रेंथ अगेन द सेंट्रीफ्यूगल स्ट्रेस, ठीक है। तो अगर कंपैरिजन करते हो साइलेंट वाले से,
तो यहाँ पे जो सिलेंड्रिकल या नॉन साइलेंट स्पीड काफ़ी ज़्यादा होती है, इसके वजह से यहाँ पे जो रोटर होता है फॉरगेट स्टील का बनाते हैं, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेस काफ़ी ज़्यादा होगा, मैंने आपको पूरा बता ही दिया है। तो बस ये चीज़ है आपका, ठीक है। तो 23 का यहाँ पे 12 का जो होगा वो आपका डी ऑप्शन सही होगा, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया। चलो आगे देखते हैं। तो अगले यहाँ पे क्वेश्चन में देखिए दिया गया, इन ए सिंक्रोनस मशीन द स्टेटर का जो फ्रेम होता है सर्व द पर्पस ऑफ। तो सिंक्रोनस मशीन में जो स्टेटर का फ्रेम होता है इसका मेन पर्पस क्या है, आपको ये बताना है, ठीक है। तो देखो स्टेटर का जो फ्रेम होता है ना, ये आपका नॉर्मली जो है स्टेटर का जो फ्रेम होता है वो आपका कास्ट आयरन का बना होता है, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। कास्ट आयरन का हम लोग बनाते हैं, और या फिर कास्ट आयरन का बना होता है, ठीक है। मेनली कास्ट आयरन का ही बना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो होता है जो स्टेटर का फ्रेम होता है ना, इसके मेनली 3 पर्पस के लिए हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। देखो यहाँ पे जो होता है एक तो आर्मेचर को सपोर्ट करेगा, ठीक है। इसका मेन जो काम होता है आर्मेचर को सपोर्ट करना, ठीक है, या आर्मेचर को धारण करना, ये भी बोल सकते हो, ठीक है। तो इसका मुख्य कार्य स्टेटर का जो फ्रेम होता है ना, स्टेटर का जो फ्रेम होता है इसका मेन पर्पस होता है आर्मेचर को धारण कर सकता है, मीन्स आर्मेचर को वो करे, फिर उसे आर्मेचर को सपोर्ट प्रोवाइड करता है, फिर मशीन के इंटरनल पार्ट को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। 3 पर्पस होता है इसका। एक तो इसके जो भी मशीन है गंदगी धूल धक्कड़ ये सबसे क्या करता है, इंटरनल पार्ट को क्या करता है हमारा, प्रोटेक्ट करता है, इंटरनल पार्ट को प्रोटेक्ट करता है हमारा ये। और उसके बाद जो है मतलब सपोर्ट प्रोवाइड करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है हमारा, ठीक है। सपोर्ट प्रोवाइड करता है, आर्मेचर को पूरा का पूरा क्या करता है, एक तरीके का धारण करता है, मतलब उसको प्लेस बोल सकते हो, ठीक है, वो करता है। तो ये चीज़ है। हाई कैपेसिटी के लिए अगर हम अल्टरनेटर डिज़ाइन करते हैं ना, तो उसमें स्टेटर फ्रेम में बहुत सारे कूलिंग डक्ट भी बनाया जा सकता है, जो आपकी कूलिंग पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। तो एक स्टेटर फ्रेम होता है और दूसरा हमारा होता है स्टेटर कोर, दोनों में थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो स्टेटर का जो कोर होता है ना, ये आपका स्टेटर कोर को जो होता है ना, हम स्टेटर के फ्रेम में ही जो है प्लेस करते हैं, ठीक है। स्टेटर का जो कोर होता है वो आपका स्टेटर के फ्रेम में ही हम लोग क्या करते हैं, प्लेस करते हैं। तो नॉर्मली जो होता है इसमें अगर जो हम यहाँ पे कोर यूज़ कर रहे हैं ना, तो इसमें जो है लॉसेस, आयरन लॉसेस को अगर हमें कम करना है तो हम यहाँ पे जो है सिलिकॉन स्टील मटेरियल यूज़ करते हैं, ठीक है, जिसे हम लेमिनेटेड स्ट्रिप में यूज़ करते हैं। और यहाँ पे अगर छोटी मशीन अगर आप डिज़ाइन कर रहे हो ना, तो इसके लिए जो होगा स्टेटर का जो कोर होगा वो पूरा का पूरा आपका मतलब पूरा का पूरा सर्कल होगा ना, पूर्ण वृत्ताकार होगा। लेकिन अगर वही बड़ी मशीन के लिए अगर बनाना चाहते हो तो पूरा वृत्ताकार नहीं होगा, ठीक है, मतलब अल्प वृत्ताकार होगा। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। तो नॉर्मली आपका लार्ज साइज़ के लिए मशीन के लिए ही क्वेश्चन बन सकता है आपका। तो लार्ज साइज मशीन के लिए जो स्टेटर का कोर होता है ना, वो आपका कैसा होता है आपका, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, अल्प वृत्ताकार, ठीक है, मतलब पूरा का पूरा सर्कल नहीं होगा, थोड़ा सा चपटा टाइप का होगा, जैसे अंडा होता है ना उस तरीके का होगा। तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। स्टेटर का जो कोर होता है वो सिलिकॉन स्टील का हम लोग बनाते हैं भाई, ठीक है, और स्टेटर का फ्रेम जो होता है कास्ट आयरन का, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। तो इसके मेन 3 ही काम होते हैं। एक तो होल्डिंग को होल्ड कर सकता है आर्मेचर को, और दूसरा आर्मेचर स्टैंपिंग इन पोजीशन, मतलब आर्मेचर की पोजीशन को स्टैम्प कर सकता है। एंड आल्सो सम केसेस सर्कुलेटिंग कोल्ड वाटर इज कूलिंग। तो ये भी मैंने बताया कि इसमें हाई कैपेसिटी के अल्टरनेटर में क्या होता है ना, कि इसमें स्टेटर फ्रेम में जो है बहुत सारे कूलिंग डक्ट भी बना सकते हो कूलिंग पर्पस के लिए, ठीक है। तो मेनली यही पर्पस है भाई, ठीक है। सिंक्रोनस मशीन में जो स्टेटर का फ्रेम होता है वो आपका किसका बनाते हैं, तो हम इसका कास्ट आयरन या फिर वेल्डेड स्टील प्लेट का बनाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि जो स्टेटर का जो कोर होता है सिंक्रोनस मशीन में, तो देखो यहाँ पे कोर यूज़ किया गया ना, तो कोर का मतलब यहाँ पे आयरन लॉस को हमें कम करना है, तो हम यहाँ पे अच्छा मटेरियल यूज़ करेंगे, सिलिकॉन स्टील यूज़ करेंगे ना। यहाँ पे बी ऑप्शन जो होगा वो आपका सही होगा, ठीक है। आगे चलो देखते हैं हम लोग 16 वाले क्वेश्चन में। देखो यहाँ पे दिया गया है कि जस्ट 1 सेकेंड, 16 वाले क्वेश्चन में यहाँ पे देखो जो स्टेटर का जो कोर होता है ना, स्टेटर का जो कोर होता है स्टैंपिंग आल्सो हैव द ओपनिंग, स्टेटर कोर स्टैंपिंग जो होता है आल्सो ओपनिंग होता है, विच मेक द
यहाँ पे जो हम कूलिंग पर्पस के लिए बनाते हैं ना, वेंटिलाइजेशन जो डक्ट यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे कूलिंग के लिए, तो वो आप एक्सियल भी दे सकते हो और रेडियल भी दे सकते हो, ठीक है। दोनों हम यहाँ पे फैसिलिटी जो है प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन लार्ज साइज की कैपेसिटी के लिए ये जो है फैसिलिटी होती है आपका, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर इसका जो होगा वो आपका सी हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ है आपका यहाँ पे। अगले क्वेश्चन में यहाँ पे देखो 17 वाले में दिया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन आपको इजीली तो बनेगा ही बनेगा। चलो देखेंगे अभी नेक्स्ट लेवल यहाँ पे क्या बनेगा नहीं बनेगा। क्वेश्चन पहले देख लेते हैं। द ओपन स्लॉट आर कॉमनली यूज इन स्टेटर ऑफ ए सिंक्रोनस मशीन। सिंक्रोनस मशीन में जो हम स्टेटर पे जो स्लॉट यूज़ करते हैं वो ओपन स्लॉट की यूज़ करते हैं भाई, ठीक है। 3 टाइप के स्टेटर में स्लॉट होते हैं। स्टेटर, जस्ट वन सेकेंड, स्टेटर का जो स्लॉट होता है वो आपका 3 टाइप का यूज़ किया जाता है, ठीक है। ये आपका स्टेटर स्लॉट है। रुक जाओ, यहाँ पे देखो 3 टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, मतलब 3 तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ पे आपका। एक तो हम ओपन स्लॉट की हम बात करेंगे, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है ज़्यादातर ओपन स्लॉट, और उसके बाद जो हम बात करेंगे सेमी क्लोज्ड स्लॉट, सेमी क्लोज स्लॉट की बात करेंगे। और अगला यहाँ पे जो क्वेश्चन उठेगा हमारा क्लोज स्लॉट से, ठीक है, क्लोज्ड स्लॉट। तो मेरे अकॉर्डिंग ओपन स्लॉट से ज़्यादा क्वेश्चन बनता है और आपका क्लोज स्लॉट से क्वेश्चन बन सकता है। ये 2 पॉइंट आपको यहाँ पे, मतलब यही 2 पॉइंट मेनली इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सेमी क्लोज स्लॉट तो नॉर्मली यूज़ ही नहीं किया जाता है, ज़्यादातर यही यूज़ होता है। चलो अभी देख लेते हैं क्या क्या क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो होता है, सबसे पहले आप भाई हम यहाँ पे क्वेश्चन पहले देख लेते हैं ना, लेकिन क्वेश्चन को देखने से पहले अगर इसको हम लोग देख लेते हैं तो क्वेश्चन और अच्छे से क्लियर होगा हमारा, ठीक है। स्टेटर स्लॉट 3 टाइप के होते हैं। ओपन स्लॉट होता है, तो ओपन स्लॉट में जो वाइंडिंग देखो कैसा होता है ओपन स्लॉट, फिगर बना लेते हैं हम लोग। ओपन स्लॉट जो होता है वो आपका कुछ इस टाइप का होता है। ये बस फिगर नॉर्मली बस समझने की कोशिश करो, ठीक है, कोई मतलब नहीं है ज़्यादा आपका, बस ये जो है कुछ इस टाइप का होता है आपका। ये आपका ओपन स्लॉट का फिगर मैं बना रहा हूँ आपका, यहाँ पे बुक में देख लीजिएगा, ठीक है। ये आपका ओपन स्लॉट का फिगर है, तो ज़्यादातर यही यूज़ किया जाता है आपका ओपन स्लॉट ही, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा मेनली यूज टुडे, ठीक है, मेनली यूज टुडे, आज के टाइम में यही यूज़ होता है ओपन स्लॉट टाइप का। इसमें क्या होता है कि इसमें जो कॉइल की जो वाइंडिंग होती है ना, आप इजीली इसमें प्लेस कर सकते हो ना, और इसमें जो है वाइंडिंग को आसानी से डाल सकते हो। उसके मरम्मत में भी जो है टाइम बहुत ही ज़्यादा कम लगता है ना, तो इसलिए मतलब प्लेस कर सकते हो, आसानी से प्लेस कर सकते हो, उसका मेंटेनेंस आराम से कर सकते हो। आज के टाइम में सबसे ज़्यादा ओपन स्लॉट ही स्टेटर यूज़ किया जा रहा है, और इसमें जो है इंसुलेशन का भी रिक्वायरमेंट काफ़ी मतलब कम पड़ेगा, ठीक है। इंसुलेशन का जो रिक्वायरमेंट होगा काफ़ी कम पड़ेगा और ईजिली कर सकते हो आप, ठीक है। सबसे बड़ा यहाँ पे डिसएडवांटेज ये होता है ना, जो क्वेश्चन बनेगा ये चीज़ अब यहाँ पे आपको देखना है। देखो यहाँ पे ओपन स्लॉट होता है ना, तो ओपन स्लॉट में क्या होता है कि यहाँ पे जो मैग्नेटिक फ्लक्स होते हैं, जो डिस्ट्रीब्यूट होता है वो पूरा का पूरा फैलता है, मीन्स स्क्रेड होता है, ठीक है, चारों ओर, क्योंकि ओपन है। ओपन होने का मतलब जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ 4 फ्लक्स होगा वो पूरा का पूरा क्या होगा, गुच्छों के फॉर्म में फैलेगा ना, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो आपका EMF इंड्यूस होता है ना, उसमें रिपल होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं ना। जो भी आपका EMF इंड्यूस होगा उसमें क्या होगा, रिपेल के चांसेस हो जाएंगे। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, रिपल का चांसेस किस में ज़्यादा होगा, ओपन स्लॉट में, ठीक है। और इसके फ्लक्स काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, मीन्स काफ़ी ज़्यादा फैलते हैं, तो यहाँ पे इसका इंडक्टेंस ज़्यादा होगा ना। इंडक्टेंस बराबर होता है L बराबर N² रिलक्टेंस। तो बहुत ज़्यादा जब फैलेगा तो मतलब इजीली बोल सकते हैं कि हमारा एयर गैप है, ठीक है। ओपन स्लॉट मतलब एयर गैप बहुत ज़्यादा फैल रहा है, कोई अपोजिशन कर ही नहीं रहा है इसका यहाँ पे, तो इसी वजह से यहाँ पे जो रिलक्टेंस होता है ना, जस्ट वन सेकेंड, इसकी वजह से यहाँ पे जो रिलक्टेंस होता है इसका इंडक्टेंस कम होगा, सॉरी, इसका रिलक्टेंस काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा ना। तो रिलक्टेंस ज़्यादा होने की वजह से इसका इंडक्टेंस क्या होगा, आपका इंडक्टेंस जो होगा वो आपका कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ है आपका यहाँ पे, तो यही मेन इसका यूज़ होता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे इसका नोट कर लो, अभी ओपन स्लॉट के बारे में ही बात चल रही है अभी, ठीक है। तो इसमें हम लोगों ने बताया कि इसमें क्या होता है ना कि
इसमें पूरा का पूरा एयर गैप होने की वजह से जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है वो पूरा का पूरा फैल जाता है ना, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। यहाँ पे देख ही रहे हो आप, पूरा डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो ईएमएफ इंड्यूस होता है ना, वो उसमें कुछ ना कुछ रिपल पैदा हो जाता है, जो आपका प्योर साइनोसॉइडल को क्या करता है, प्योर साइनोसॉइडल नहीं मिल पाता है, मतलब पूरा का पूरा प्योर साइनोसॉइडल नहीं मिल पाता है। इसलिए हम इसका यूज़ जो होता है नॉर्मली जो होता है हम रोटर पे नहीं करते हैं ना, स्टेटर पे ही किया जाता है। ओपन स्लॉट जो होता है मेनली, ये जो होता है मेनली यूज़ कहाँ पे होता है आपका, मेनली यूज़ होता है स्टेटर पे, ठीक है, स्टेटर पे ही यूज़ होता है। आगे यहाँ पे लिख लो, नॉट यूज हाई स्पीड, नॉट यूज हाई स्पीड रोटर, हाई स्पीड रोटर, ठीक है। हम इसका यूज़ नॉट यूज हाई स्पीड रोटर के लिए हम इसका यूज़ नहीं करते हैं ना। तो ये था, इतने पॉइंट आपके क्वेश्चन बनते हैं। चलो सेमी क्लोज स्लॉट को देख लेते हैं, ये उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी हम लोग देख लेते हैं। सेमी को क्लोज स्लॉट में जो होता है ना आपका कुछ इस टाइप का होता है। ये आपका थोड़ा सा फिगर देखो, फिगर तो उतना इम्पॉर्टेंट, ठीक है, कुछ बुक में देख लीजिएगा या नेट पे देख लीजिएगा। मैं ये जितना फिगर है नेट से ही देख के बना रहा हूँ आपका, ठीक है, कुछ इस तरीके का होगा, बस समझने की कोशिश करो, ज़्यादा यहाँ पे इम्पॉर्टेंट नहीं है फिगर, ठीक है, फिगर तो आप निकाल सकते हो। तो सेमी क्लोज स्लॉट में क्या होता है कि यहाँ पे वाइंडिंग करना बहुत ही ज़्यादा मतलब क्रिटिकली होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा कठिन होता है। इसमें जो है प्लेस करना बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, जिसकी वजह से इसका यूज़ नॉट यूज़, ठीक है, आज के टाइम में इसका यूज़ ही नहीं करते हैं ना। और नॉर्मली अगर इसका यूज़ भी करना होगा ना तो ये हाई स्पीड रोटर में यूज़ किया जाता है ना, ये हाई स्पीड रोटर में यूज़ कर सकते हो आप इसे, ठीक है, हाई स्पीड रोटर में, ठीक है। स्टेटर में यूज़ नहीं होगा, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। रोटर में अगर इस टाइप के स्लॉट अगर बनाना चाहते हो तो यूज़ कर सकते हो सेमी क्लोज स्लॉट, ठीक है, क्योंकि इसमें वाइंडिंग को प्लेस करना कठिन होता है। और प्लेस इसमें क्या होता है ना कि एक कंडक्टर को बार बार अलग अलग तरीके से फंसाना पड़ता है ना, जिसकी वजह से ये बहुत ही ज़्यादा इसका यूज़ मतलब होता है, बहुत ज़्यादा टाइम भी लगता है आपका। तो ये इसका यूज़ हाई स्पीड रोटर के लिए हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं ना। क्लोज स्लॉट है, क्लोज स्लॉट से ही क्वेश्चन बनते हैं। तो क्लोज स्लॉट में देखो कुछ इस टाइप का होता है, ये कुछ इस तरीके से होता है आपके, ये पूरा का पूरा क्लोज स्लॉट होता है, ये आपका देख सकते हो। तो इससे क्वेश्चन बनते हैं। क्लोज स्लॉट में क्या होता है ना कि इसमें भी वाइंडिंग को प्लेस करना बहुत ही ज़्यादा कठिन होता है ना क्लोज स्लॉट में। और इसमें जो है मतलब एक तो टाइम भी लगता है, कठिन भी होता है, टाइम भी लगता है, खर्चा वर्चा भी बहुत ज़्यादा आता है इस टाइप की वाइंडिंग को करने में ना। तो इसमें क्या होता है ना कि इसका सबसे ज़्यादा इसका भी यूज़ बहुत ही कम होता है ना। इसमें देखो, इसमें क्या होता है ना कि इसके जो स्लॉट होते हैं ना बहुत ही मतलब क्लोज होते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स, ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है वो बहुत ही ज़्यादा फैलता नहीं है। मतलब ये बोल सकते हो कि यहाँ पे जो रिलक्टेंस है L बराबर N² रिलक्टेंस होगा वो काफ़ी ज़्यादा कम होगा यहाँ पे, मतलब जो फ्लक्स होगा उतना फैलेगा नहीं। अब फैलेगा नहीं तो मतलब इसका अपोज भी तो कोई नहीं कर पाएगा ना, रिलक्टेंस कम है, जिसकी वजह से यहाँ पे इंडक्टेंस इसका क्या हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा हो जाता है ना। तो ये जो वाइंडिंग हम यूज़ करते हैं ना, क्लोज स्लॉट जो हम यूज़ करते हैं, इसमें क्या होता है कि जो वाइंडिंग हम इसमें प्लेस करेंगे उसका इंडक्टेंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा ना। तो इंडक्टेंस बढ़ने का मतलब सिंपली सी बात आप जान रहे हो, सिंक्रोनस रिएक्टेंस भी तो कहीं ना कहीं जो होगा बढ़ जाएगा ना। और सिंक्रोनस रिएक्टेंस बढ़ने का मतलब शॉर्ट सर्किट रेशियो कम हो जाएगा, स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, वोल्टेज रेगुलेशन आपका वेरिएशन हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका मेनली जब आप क्वेश्चन बनेगा तो आपका यहाँ पे ओपन स्लॉट में पूछा जाएगा कि यहाँ पे इंडक्टेंस क्या होगा, आपका कम हो जाएगा, और क्लोज स्लॉट में जो इसका इंडक्टेंस होगा वो आपका ज़्यादा हो जाएगा। ये मेनली क्वेश्चन है इसका, मतलब बन सकता है मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है। तो बस मेन पर्पस है यही है आपके यहाँ पे कि यहाँ पे जो है क्लोज स्लॉट होने के कारण जो है इसमें एयर गैप में जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो होते हैं इसमें कोई मतलब कोई एक तरीके से रिलेक्टेंस कम होता है ना। क्लोज स्लॉट है आपका, जो भी मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स होगा वो उतना कोई अपोज करेगा नहीं, रिलेक्टेंस कम है। तो यहाँ पे इंडक्टेंस जो भी इस टाइप की वाइंडिंग क्लोज स्लॉट में जो भी आप वाइंडिंग प्लेस करोगे उसका इंडक्टेंस ज़्यादा होगा। तो मेनली यही सब क्वेश्चन बनता है भाई, ठीक है, ये सब क्वेश्चन बन सकता है। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान देना है, क्लोज स्लॉट, सेमी क्लोज स्लॉट और ओपन स्लॉट, 3 टाइप के वाइंडिंग होते हैं। इसका क्वेश्चन जो बनता है वो बन सकता है, मैंने बता दिया ना। तो ओपन स्लॉट में जो इंडक्टेंस होगा वो कम हो जाएगा ना। कैसे कम होगा, मैंने देखो यहाँ पे पूरा बताया हुआ है, इंडक्टेंस यहाँ पे कम हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन तो बन सकता है ना कि क्लोज स्लॉट में इंडक्टेंस क्या होगा, तो समझ ही रहे हो बात को, छोटा छोटा भी चीज़ ये लोग बना सकते हैं ना। तो पहला ऑप्शन सही है, दूसरा भी सही है। द परमिट द प्लेसमेंट ऑफ फॉर्म वाउंड एंड इंसुलेटेड कॉइल लीस्ट एक्सपेंसिव और मोर सेटिस्फैक्टरी।
तो ये भी सही है भाई, ठीक है। ओपन स्लॉट में जो है यहाँ पे मैंने पूरा एडवांटेज आपको पूरा का पूरा बताया ना कि रिपल कम होता है, इसका मेनली स्टेटर में यूज़ करते हैं, हाई फेरिपेट का रोटर में यूज़ नहीं करते हैं ना। तो आज के टाइम में सबसे ज़्यादा यही यूज़ हो रहा है आपका, ठीक है। इसमें इंसुलेशन कॉस्ट की रिक्वायरमेंट कम होती है, बहुत सारे बेनिफिट मैंने पूरा बता ही दिया है। तो बी वाला जो वही है आपका, जो मैंने अभी बेनिफिट पूरा बताया ना ओपन स्लॉट को लेकर, वही सारा चीज़ है। तो चलो आगे चलते हैं हम लोग, 17 तक हो गया, आगे चलते हैं हम लोग अगले वाले क्वेश्चन में। यहाँ पे देखो जस्ट वन सेकंड, जो फील्ड सिस्टम होता है अल्टरनेटर का यूजली कितने वोल्टेज से हम एक्साइट करते हैं ना। तो फील्ड सिस्टम में हम क्या करते हैं, रोटेटिंग फील्ड टाइप का सिस्टम बनाते हैं जिसमें हम वोल्टेज देते हैं भाई, कितना 110 वोल्टेज से लेकर 440 वोल्टेज तक का वेरिएशन होता है हमारा, ठीक है। मतलब ये डिपेंड करता है, डिपेंड ऑन द रेटिंग ऑफ साइज ऑफ अल्टरनेटर या मशीन, उसकी रेटिंग या उसके साइज डिज़ाइन पे काम करता है। तो हम नॉर्मली यहाँ पे जो है 110 वोल्ट, एसी तो होगा नहीं भाई, ठीक है। देखो यहाँ पे एसी दिया है, एसी होगा नहीं, डीसी ही होता है आपका, और 250 वोल्टेज यहाँ पे लेके चला गया है, ठीक है। एक रेंज होता है 110 से लेके 440 वोल्टेज हम लोग देते हैं डीसी, ठीक है। तो ये डीसी ही ज़्यादातर हम लोग देते हैं। 3 फेज 50 हर्ट्ज, अब 50 हर्ट्ज का मतलब सिंपली क्या है, एसी ही तो होगा ना, तो हम एसी नहीं देते हैं ना, इस वजह से सी बी डी ये सब क्या होगा, गलत हो जाएगा ना, बी ऑप्शन सही होगा इसका। अगला क्वेश्चन दिया गया है, द स्लिप रिंग एम्प्लॉय इन द 3 फेज सिंक्रोनस मशीन आर इंसुलेटेड फॉर द। जो स्लिप रिंग हम यूज़ करते हैं 3 फेज सिंक्रोनस मशीन में, किस चीज़ से इंसुलेटेड करते हैं। तो देखो जो स्लिप रिंग होता है ना, इजिली हमें पता है कि रोटेटिंग फील्ड टाइप का ही कॉन्ट्रैक्शन यूज़ करते हैं, और स्लिप रिंग हम कितना यूज़ करते हैं, 2 ही यूज़ करते हैं, 2 ही, क्योंकि डीसी में 2 ही पोलरिटी होती है, 2 ही स्लिप रिंग चाहिए। और डीसी का जो वोल्टेज होता है वो कैसा होता है, बहुत ही ज़्यादा कम होता है, ठीक है। तो लो वोल्टेज के लिए हम यूज़ करते हैं ना। अब वेरी लो वोल्टेज तो हम नहीं ना अप्लाई करते हैं, वेरी लो वोल्टेज का मतलब अगर 5 वोल्टेज से कम आप यूज़ करोगे तो वो जो रेंज होता है वो आपका होता है वेरी लो वोल्टेज। तो हम लोग वेरी लो वोल्टेज से यूज़ नहीं करते भाई, क्योंकि कम से कम हम 110 वोल्टेज से लेके 440 वोल्टेज तक यूज़ करते हैं, हमारा रोटेटिंग जो फील्ड टाइप का होता है, और इसमें 2 ही स्लिप रिंग यूज़ करते हैं ना। तो वही चीज़ पूछा गया आपका कि जो हम स्लिप रिंग यूज़ करते हैं 3 फेज सिंक्रोनस मशीन में, वो इंसुलेटेड होता है, इंसुलेटेड फॉर द। तो लो वोल्टेज से ही तो इंसुलेटेड होता है ना, क्योंकि जो स्लिप रिंग होता है दो ही स्लिप रिंग यूज़ करते हैं हम लोग 110 से लेकर 440, तो लो वोल्टेज के लिए यूज़ होता है ना। अगर वही रोटेटिंग आर्मेचर बना दिया जाए तो कितना स्लिप रिंग होगा, तब तो ज़्यादा हो जाएगा ना, कम से कम 4 स्लिप रिंग यूज़ होगा। ये 4 स्लिप रिंग भी ध्यान दीजिएगा, माइंड में क्वेश्चन बन सकता है आपका, क्वेश्चन बन सकता है कि आर्मेचर को रोटेट कर दिया जाए तो कितना स्लिप रिंग की रिक्वायरमेंट होगी, 2 या 4, ठीक है। तो बहुत लोग 2 का ट्रिक करेंगे, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि 4 होगा इसका आंसर, ठीक है। तो बस ये छोटा सा कंसेप्ट था। अगला यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, इन ए लार्ज सिंक्रोनस जनरेटर यानी अल्टरनेटर डैम्पर वाइंडिंग इज प्रोवाइडेड थ्रू द। तो लार्ज सिंक्रोनस जनरेटर में डैम्पर वाइंडिंग का मेनली प्रोवाइड, हम देखो अगर सिंक्रोनस मोटर होता तो डैम्पर वाइंडिंग का देखो, एक तो स्टार्टिंग पर्पज़ के लिए भी यूज़ करते हैं हम लोग, और एक हंटिंग या ऑसिलेटर पर्पज़ के लिए भी यूज़ करते हैं ना। तो उसमें क्या होता है कि जब आप पूरा लेक्चर लोगे तो डैम्पर वाइंडिंग में पूरा पता चल जाएगा कैसे स्टार्ट होता है, हंटिंग वंटिंग का पूरा इफेक्ट पता चल जाएगा। तो वैसे तो 20 का यहाँ पे पूरा ऑल ऑफ द एबव है। डैम्पर वाइंडिंग जो होता है एक तरीके का, जब भी हम अल्टरनेटर को पैरेलल में ऑपरेट कराते हैं तो हम नहीं चाहते हैं कि कोई भी अल्टरनेटर जो है सिंक्रोनाइजिंग फेल करे, यानी लोड के वेरिएशन के साथ जो है ऑसिलेशन आए, और ऑसिलेशन से जो होगा आपका डिस्टर्बेंस हो, ठीक है। मतलब पैरेलल ऑपरेशन हो रहा है तो वो डिस्टर्बेंस ना हो, ठीक है। तो एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी ऑसिलेट वेरिंग द ऑपरेटिंग पैरेलल इन अनदर अल्टरनेटर, ठीक है। बहुत सारे अल्टरनेटर होते हैं जिसको आपका इनफाइनाइट बस बार से कनेक्ट होते हैं, उस इनफाइनाइट बस बार का वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होता है ना। तो डैम्पर वाइंडिंग में वही होता है कि अगर उसके रोटर का एक्सिस जो है थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो जाए तो उसको सिंक्रोनाइज कंडीशन में लाने के लिए फिर से हम डैम्पर वाइंडिंग यूज़ करते हैं। डैम्पर वाइंडिंग में होता क्या है कि एक पोल के फेज में जो है हम लोग यहाँ पे वाइंडिंग प्लेस करते हैं कापर का, जिसे ही हम डैम्पर वाइंडिंग बोलते हैं, उसे शॉर्ट सर्किट कर दिया जाता है। अगर सिंक्रोनस स्पीड ज़्यादा होती है या फिर हमारी सिंक्रोनस स्पीड कम होती है, ठीक है, दोनों केस में सिंक्रोनस स्पीड ज़्यादा होती है या फिर सिंक्रोनस स्पीड कम होती है, तो दोनों केस में क्या होगा, जो डैम्पर वाइंडिंग होगा उसमें रिलेटिव मोशन होगा, उसमें EMF इंड्यूस होगा, करंट फ्लो होगा, और जो भी स्पीड का वेरिएशन या डिस्टर्बेंस हुआ होगा वो फिर से पूरा का पूरा अचीव हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ होता है। नॉर्मल कंडीशन में क्या होगा, अगर हमारा पूरा का पूरा सिंक्रोनाइज है तो उस कंडीशन में डैम्पर वाइंडिंग में कोई टार्क डेवलप नहीं होगा, कोई EMF इंड्यूस नहीं होगा। लेकिन अगर सिंक्रोनस स्पीड से ज़्यादा या उससे कम है तो उस कंडीशन में जो होगा हमारा EMF इंड्यूस होकर उस ऑसिलेशन जो होगा उसे क्या होगा, सिंक्रोनाइज को बैलेंस करेगा, ठीक है। स्टेबिलिटी को क्या करेगा, मेंटेन करेगा।
तो ये पहला ऑप्शन सही है। सप्रेशन ऑफ द हंटिंग को भी कम करेगा। हंटिंग का मतलब वही चीज़ है, ऑसिलेशन ही है। लोड को बढ़ाने घटाने पे अचानक क्या होता है कि जो हमारा रोटर एक्सिस अपने पॉइंट से डिस्टर्बेंस हो जाता है, उसको मतलब उससे प्रोटेक्ट करने के लिए हम डैम्पर वाइंडिंग यूज़ करते हैं। और जो डैम्पर वाइंडिंग होता है ना, ये लो रेजिस्टेंस पार्ट होता है भाई, ठीक है। ज़्यादा हम लोग कॉपर का होता है तो भाई रेजिस्टेंस लो ही होगा, ज़्यादा हाई तो होगा नहीं। तो इसलिए जो होता है प्रोवाइड ए लो रेजिस्टेंस पाथ प्रोवाइड करता है। और फॉर द करेंट के लिए लो रेजिस्टेंस पाथ प्रोवाइड करेगा, क्योंकि कॉपर की वाइंडिंग यूज़ करते हैं। और अनबैलेंसिंग ऑफ वोल्टेज का जो अनबैलेंसिंग हो रहा है उसको भी मेंटेन करेगा ना, क्योंकि अनबैलेंसिंग जो ऐसे ही होगा तो वो तो EMF इंड्यूस होगा ना, उसकी वजह से उसको मेंटेन कर देगा उसकी स्पीड को, ठीक है। तो यही है। और डैम्पर वाइंडिंग के बहुत सारे और भी हैं, ठीक है। अगर इसको ओपन किया जाए तो बहुत सारे और भी क्वेश्चन बनते हैं। डैम्पर वाइंडिंग को आप कैसे कम, मतलब जो ऑसिलेशन होता है या फिर जो हंटिंग होता है, इसको आप कैसे कैसे कम कर सकते हो, तो ये सब भी क्वेश्चन बनता है आपका। तो चलो फ्रेंड, आज इतना ही रखते हैं, ठीक है। पूरा लेक्चर जिनको लेना होगा वो ले सकते हैं। फिलहाल अभी जो है बस यहाँ पे दो ही लेक्चर मिलेंगे आपको फ्री में, ठीक है। तो जिनको पूरा लेक्चर लेना होगा वो ले लीजिएगा। पूरा कॉन्सेप्ट जो है बहुत सारे आर्मेचर रिएक्शन, पावर फैक्टर, ठीक है। अगर इनपुट को मतलब कांस्टेंट रखा जाए, एक्साइटेशन बढ़ाया जाए, अगर एक्साइटेशन को कांस्टेंट रखा जाए, इनपुट बढ़ाया जाए, पावर फैक्टर पे क्या होगा, सारा चीज़ मैंने अच्छे से बताया हुआ है, ठीक है। तो पूरा देखना होगा लेक्चर तो आप कांटेक्ट कर सकते हो। नंबर आपका जो है 83 540 37 526 ये है। JB गुप्ता का यहाँ पे सॉल्यूशन आपको पता ही है। मेरा जो सॉल्यूशन है वो आपका नेक्स्ट लेवल सॉल्यूशन है, क्योंकि जो भी क्वेश्चन बन सकता है वो नेक्स्ट लेवल के अकॉर्डिंग ही बनेगा, ठीक है। JB गुप्ता, RK राजपूत, ये सिर्फ आपका एक बेस है, इसको बेस मान के चलो। अब ये गलती मत करना कि यहीं से क्वेश्चन उठेगा, तो ये आपकी बहुत ही ज़्यादा बड़ी बेवकूफ़ी होगी, ठीक है। कभी भी पढ़ो तो नेक्स्ट लेवल के अकॉर्डिंग ही पढ़ो, क्या क्वेश्चन बन सकता है और क्या नहीं, ठीक है। उसी हिसाब से आपका चीज़ें जो है वेरी कर रही है। तो चलो फ्रेंड, ज़्यादा ही डिस्कस नहीं करते हैं। फिलहाल जिनको कोर्स लेना होगा वो ले सकते हो, ठीक है। पूरा का सारा इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। वीडियो वैसे मैंने आपको नीचे यहाँ एक लिंक दिया है, वहाँ पे 17 मिनट का वीडियो है, उसको देख लीजिएगा। तो बहुत सारे आपके माइंड में जो भी क्वेश्चन आएंगे ना, वहाँ से क्लियर हो जाएगा पेड कोर्स के रिगार्डिंग, ठीक है। तो चलो फिलहाल मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।